लिखा है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? आंसर क्या बता रहे हो? भोपाल सही आंसर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। आप मुझे बताओ कोई एक और संस्था जो आपने पढ़ रखी हो भोपाल के अंदर। केंद्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल। और भी बताओ, भारत भवन कहाँ है? भोपाल। भारत भवन भोपाल में है, भारत भवन। और भारत भवन का जो डिजाइनर है वो कौन था? चार्ल्स कुरियन ने इसका निर्माण कराया। जो भोपाल शहर है मध्य प्रदेश का, सुंदर सा शहर है। आप मुझे बताओ कि जो भोपाल है, इस भोपाल को ही किसके द्वारा बसाया गया था? भोपाल को किसने बसाया? भोजराज या राजा भोज? राजा भोज ने। अजमेर को किसने बसाया? अजयपाल ने बसाया या अजयराज द्वितीय ने बसाया? जब पूछे अजमेर को किसने बसाया तो आंसर अजयराज द्वितीय लगाएंगे। और भोपाल को किसने बसाया? तो राजा भोज के द्वारा बसाया गया था, राजा भोज के द्वारा। राजस्थान का कौन सा शहर है जिस शहर को राजस्थान की झील नगरी कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान की झील नगरी कहा जाने वाला शहर उदयपुर है। राजस्थान के अंदर एक दो झीलें बताओ। जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पंचक सागर झील, लूनक सागर झील, ये सारी झीलें किस राज्य की है? रेगिस्तान, राजस्थान राज्य की है। राजस्थान राज्य भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। आप मुझे बताओ भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला, दो ही ऑप्शन है, सिक्किम या सिक्किम है और एक गोवा। वहीं उलझोगे आप, नागालैंड। सिक्किम होगा। आप उलझ क्यों जाते हो? क्योंकि देखो ध्यान दो जरा, मैंने आपको पढ़ाया कि पूरी दुनिया में ना जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है पर्वतों पर? पूरी दुनिया की कितने परसेंट जनसंख्या का पर्वतों पर निवास करती है? 1% जनसंख्या। 9% पठारों पर निवास करती है और बाकी 90% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें गोवा को, तो गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हो गया। लेकिन जो सिक्किम है वो गोवा से तो अधिक क्षेत्रफल है, थोड़ा सा सिक्किम का थोड़ा सा अधिक क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कम है। कारण जानते हो क्या है? क्योंकि सिक्किम कहाँ है? ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर में। किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया? ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, ध्यान से सुनना है। शहर राज्य बनाया गया 35वां। कौन कौन से संशोधन हुए थे? एक तो हुआ था 35वां संशोधन, हाँ 35वां संशोधन। ये कब हुआ? ये हुआ 1974 ईस्वी। और जो 36वां संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन, ये हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी को। 35वें संशोधन के अंतर्गत तो इसको भारत का शहर राज्य बनाया गया, सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया। और 36वें संशोधन के अंतर्गत तो इसको भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा। कहानी क्या थी बहुत लंबी थी, उसको नहीं बताएंगे। बस आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी अदर हिस्से को भारत के 32, 87, 263 क्षेत्रफल में नहीं आता है और यदि उसको भारत का हिस्सा बनाया जाना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको भारत का हिस्सा बनाया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 3 या अनुच्छेद नंबर 2? जल्दी बताओ। अनुच्छेद नंबर 2, 3 नहीं, ये कहलाया नए राज्य का प्रवेश। और अनुच्छेद नंबर जो 3 है वो कहता है नए राज्य का गठन। अनुच्छेद नंबर जो 3 है वो कहता है नए राज्य का गठन और ये कहता है नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश। भाई सिक्किम पहले भारत का हिस्सा थोड़ी ना था, वो पहले किसका हिस्सा था? तिब्बत का हिस्सा था। तिब्बत को जब चाइना ने अपने अधिकार में कर लिया था 1959 में, तो सिक्किम उससे छूट गया। सिक्किम को अपने कब्जे में नहीं कर पाया चीन। तिब्बत का जो हिस्सा था सिक्किम, उसको अपने हिस्से में नहीं कर पाया चीन। तो सिक्किम डर गया था ना कि कहीं हमें भी अपने अधिकार क्षेत्र में ना ले ले। तब उसने कहा कि भी इससे तो भारत के साझी होने में फायदा है। तो उसने कहा कि भी आपके साथ से मिलते हैं, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बनेंगे, पहले
आपके साथ रहकर देखें आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हो। और 1 साल तक सह राज्य के रूप में रहा, भारत ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर उसने कहा कि अब हमें अपना ही राज्य का दर्जा दे दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो उसके लिए सह राज्य बनाने के लिए 35वां संशोधन किया गया और पूर्ण राज्य बनाने के लिए 36वां संशोधन किया गया। ये 35 1974 में और 1975 ईस्वी में 36वां। आप मुझे बताइएगा कि भारतीय संविधान का जो संशोधन नंबर 24 है, 24वां नंबर का जो संशोधन है, इसके बारे में कितने अभ्यर्थी जानते हैं? 24वें नंबर का संशोधन मैं बता देता हूं, 1971 ईस्वी को हुआ था। 24वां संशोधन वर्ष 1971 को हुआ था। इसका प्रश्न क्या है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? तो 24वें संशोधन। पहले संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। मूल अधिकारों में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कहा गया था ना कि अम्बेडकर ने तो कहा था कि मूल अधिकार ही आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने कहा था और कहा था कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, इनको समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन आवश्यकता पड़ी बाद में। हुआ कभी संविधान इसमें मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए विचार करके। हुआ है भाई। 42वां जो संविधान संशोधन था, याद करो, वर्ष 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की सरकार में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को कैसा बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो प्रश्न ये था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया? 24वां संशोधन वर्ष 1971 ईस्वी को। संविधान का एक और इंपॉर्टेंट संशोधन यहीं से चर्चा कर लेते हैं, 21वें संशोधन की वर्ष 1900 बताओ जल्दी। 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा कार्य किया गया था? 21वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा कार्य किया गया था? नहीं याद आया किसी? सबको पता है, भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। भारतीय संविधान में मूल में 8 अनुसूची में 14 भाषाएं थी ना, तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 ईस्वी को जोड़ी गई। बताइएगा जल्दी जल्दी, आगे चर्चा करते हैं। कहाँ बताई है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। और दूसरा भारत भवन भोपाल। डिजाइन किसने तैयार किया? चार्ल्स कुरियन ने। केंद्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ है? भोपाल। किसने बसाया? राजा भोज। अजमेर को किसने बसाया? अजय राज द्वितीय है। अजमेर किस वंश के लोगों की राजधानी अजमेर लगती थी? अजमेर किस वंश के लोगों की राजधानी थी? बताइएगा जल्दी जरा। अजमेर किस वंश के लोगों की राजधानी थी? चौहान वंश के। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, और चौहान वंश के लोगों की राजधानी लगती थी अजमेर। पहले अहिछत्र, उसके बाद अजयराज द्वितीय ने जब इसको बसाया तो अजमेर राजधानी लगने लग गई। यहाँ भारत भवन भोपाल में 35वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। 24वें संशोधन के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की बात कही गई और 21वां संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्य का प्रवेश करने का अधिकार संसद को दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्य का गठन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 4 भी आपको याद हो, अनुच्छेद नंबर 4 ये कहता है कि अनुच्छेद नंबर 2, 3 और 169 में किए गए संशोधन 368 के अधीन संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये बात इसके अंतर्गत लिखी हुई है। आप मुझे बताओ कि भारत में सबसे पहला जो यूनानी आक्रमणकारी था वो कौन था? भारत में सबसे पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था? बताइए जल्दी जल्दी जरा। सबसे पहला यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर महान। याद है आपको सभी को? 326 ईस्वी पूर्व पंजाब के राजा पोरस पर सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। अगला बताइए, भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? भारत पर प्रथम अरबी आक्रमणकारी। भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम।
ये भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया, कब किया? 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और किस पर आक्रमण किया था? सिंध के शासक दाहिर पर। सिंध के शासक दाहिर पर इसने आक्रमण किया। अच्छा ये बात बताओ कि इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना इसका नहीं था। मैंने आपको क्या बताया कि इसने क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि उस समय में जो अरब था भाई, 632 ईस्वी में जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो विवाद इस बात को लेकर के, किस धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब? इस्लाम धर्म के। और विवाद इस बात को लेकर के हो गया कि इनका अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी जो पुत्री थी फातिमा, उसके जो पति थे अली हुसैन, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि इस्लाम धर्म का जो अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए वो किसी योग्य व्यक्ति को बनाया जाए, चाहे वो वंशानुगत ना हो, लेकिन योग्य होना चाहिए, उस पद के लायक होना चाहिए वो व्यक्ति। लोग उसके कहने को तो माने कम से कम। इस बात को लेकर के दो दावेदार साबित हुए। एक तो वही जो उनके दामाद थे अली हुसैन, और दूसरे व्यक्ति थे अबू बकर नाम का व्यक्ति। दोनों दावेदार साबित हुए। अब कुछ लोगों ने तो अली हुसैन को अपना उत्तराधिकारी मान लिया। जिन्होंने अली हुसैन को माना वो कहलाए शिया, और जिन लोगों ने अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी माना उनके अनुसरण में चलने लग गए, वो कहलाए सुन्नी। और अब इन दोनों धर्मों में हो गया कंपटीशन। ये चाहते हैं कि हमारे धर्म के मानने वाले ज्यादा हो, ये चाहते हैं हमारे धर्म के मानने वाले ज्यादा हों। और जब ज्यादा हो तो ज्यादा होने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जनसंख्या वृद्धि और दूसरा सामने वाले को मार काट कर दो, उनकी हत्या कर दो। तो इन्होंने दोनों विधियों को अपनाया और आपस में लड़ने लग गए। इतने विवाद हुए बहुत ज्यादा। और इसके अतिरिक्त और भी ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म को मानने वाले हों विश्व भर के अंदर। तो इन्होंने युद्ध करने प्रारंभ कर दिया, आक्रमण करने प्रारंभ कर दिया। उसी समय में इन लोगों का भारत के लोगों से व्यापार चलता था, इन लोगों का भारत से व्यापार चलता था। और उस समय में जो व्यापारी आए थे अरब सागर से होते हुए भारत में, तो उस समय में भारत में एक सिंध का जो शासक था दाहिर, वो शासक था। और भारत के समुद्री लुटेरों ने जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम के जो व्यापारी थे उन समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। दाहिर की गलती यह हुई कि दाहिर ने उन समुद्री लुटेरों को सजा नहीं दी थी। इसका बदला लेने के लिए उसने भारत में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और जब वो आक्रमण करने के लिए आया तो सिंध के शासक पर उसने आक्रमण किया। और उसने भारत में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत की? जजिया कर की। जजिया कर की शुरुआत, यानी भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने वसूला था? आंसर लगाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर वसूला था, यह जजिया कर क्या था? एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर का मतलब यह है कि मैंने हम पर आक्रमण किया है और अगर दूसरे आक्रमण से और बचना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बदले टैक्स दीजिए। यानी एक प्रकार की क्या कहते हैं? वसूली। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी हफ्ता वसूली। शिवाजी जी भी वसूलते थे, सरनोबात नाम का कर दावेदारी साबित करके शिवाजी वसूलते थे। तो ये जजिया कर था। और ये जजिया कर से मुक्त की रखा गया था। एक तो मुक्त रखा गया था इससे बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को, तीनों याद रहेंगे। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग यानी दिव्यांग और ब्राह्मण, 5 जनों को इससे मुक्त रखा गया था। इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। एग्जाम ने सवाल यूपीएससी में पूछा कि कितने परसेंट लोगों से लगभग वसूला जाता था? तो 40%। इसके दायरे में कितने परसेंट लोग आते थे? 40%। और ये जो आक्रमण है या ये जो सब है, इस सब की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है इस सब की जानकारी। और इस चचनामा पुस्तक का जो लेखक था वो कौन था? अबू रिहान। जिनको नोट करना है वो डिटेल में नोट करते चलेंगे हाथों हाथ। अबू रिहान। क्या क्या बातें बताएंगे? अरबी आक्रमणकारी भारत पर पहला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमण किया कब है? 712 ईस्वी में। किस पर आक्रमण किया? सिंध के शासक दाहिर पर।
किस कर की शुरुआत की? जजिया कर की। और किन को अलग रखा है तो वो बात नोट नहीं करनी है, आपको याद रखनी है, वैसे भी याद रहेगी। ये जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा पुस्तक से। और चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी? अबू रिहान ने। अबू रिहान ने लिखी। और अबू रिहान ही क्या था? जो अबू बकर था, अबू बकर का ही दूसरा नाम था अबू रिहान। अबू रिहान का ही दूसरा नाम क्या था? अबू बकर। अबू बकर का ही, ठीक है, अबू बकर या अबू रिहान के द्वारा इसको लिखा गया था। उसके पश्चात ये आक्रमण हो गया भारत पर। पहला कैसा आक्रमण? अरबी आक्रमण। यही तो पूछा था मैंने कि भारत पर सबसे पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर क्या था हमारा? क्या बताना था आपको? मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद अगर पूछ ले कि भारत पर सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी जो है ना, वो किस साम्राज्य से आता था? गजनी साम्राज्य से। और जो गजनी साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। इस अलप्तगीन नाम के तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और इस अलप्तगीन के बाद आया सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, इसके बाद आता है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद जो उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी जो शासक बना वो बना था वर्ष 997 की। ये अंदाजा बता रहे हैं, ये 712 की बातें हैं, तो ये 997 ईस्वी में यहाँ का शासक बना। ये वो व्यक्ति था जिसने प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बारे में आपने बताया। महमूद गजनवी जब शासक बना था तब उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष एक आक्रमण करूंगा। और इस प्रकार से उसने प्रत्येक वर्ष तो आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार। सत्रह बार आक्रमण किया, ठीक है। कितनी बार आक्रमण किया इसने भारत पर? 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया, पहला आक्रमण वो किया 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। और पहला आक्रमण इसने किया किस पर था? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर। हिंदू शाही वंश का एक शासक था जयपाल, इस पर इसने आक्रमण किया था। उसके पश्चात इसकी और एग्जामिनर आपसे पूछेगा लड़ाइयां। इसने एक लड़ाई और लड़ी वर्ष 1008-1009 ईस्वी में। और 1008-1009 की जो इसने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को कहा गया वह हिंद की लड़ाई। वह हिंद की लड़ाई। और वह हिंद की लड़ाई में इसने किसको परास्त कर दिया था? आनंदपाल को। आनंदपाल को इसने इस लड़ाई में परास्त किया। उसके पश्चात इसकी एक लड़ाई और बेहतरीन एग्जामिनर आपसे पूछता है, इसकी अगली लड़ाई, इसने प्रमुख अगली लड़ाई लड़ी 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर। और इस समय में पूछेगा कि जब इसने सोमनाथ मंदिर पर लड़ाई की थी, आक्रमण किया था, तो उस समय में उसको बचाने के लिए भारत का शासक कौन गया था? भीम प्रथम। भीम प्रथम। उस समय में इसको बचाने के लिए भारत का शासक कौन पहुंचा? तो भीम प्रथम। इसको बताएंगे एक बार। अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया आक्रमण? 712 ईस्वी में। किस पर किया था? सिंध के शासक दाहिर पर। और कौन सा कर पहली बार वसूला? जजिया कर। कौन सी पुस्तक लिखी? चचनामा। किसने? अबू बकर या अबू रिहान ने। यानी ये सब जानकारियां यहां से प्राप्त होती हैं। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तुर्की आक्रमणकारियों को। तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी है। और जो महमूद गजनवी है वो गजनी साम्राज्य से आता है। इस साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नाम के तुर्क सरदार ने की। और इसका उत्तराधिकारी है सुबुक्तगीन। पूछेगा गजनवी किसका उत्तराधिकारी था? तो सुबुक्तगीन का। 17 बार इसने आक्रमण किया था। और 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया। 1008 में
आनंदपाल को हराया, वहंद की लड़ाई कहलाई। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर, ऐसे भी पूछेगा कि जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, ये सोमनाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? शिव की। किस देवता को समर्पित था ये मंदिर? तो आंसर शिव को। उसके पश्चात इसकी जो लड़ाई थी, ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर को लूटने के पश्चात इसे कितनी दीनार हाथ लगी थी? कितनी ले गया था? 10 लाख थी। कितनी पूछता है ना कि कितनी? 10 लाख दीनार। दीनार वैसे बताओ दीनार होता क्या है? 10 लाख दीनार क्या होता है? दीनार सोने की मुद्रा। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि जो गुप्त काल के लोग थे, गुप्त काल के लोग ने रूपक और दीनार मुद्राएं चलाई थी। रूपक चांदी की हुआ करती थी और दीनार सोने की मुद्रा हुआ करती थी। तो 10 लाख दीनार लौट करके ले गया था, इतना ज्यादा खूंखार आक्रमणकारी। उसके पश्चात इसकी जो अंतिम लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 1027 ईस्वी में। हाँ, 1027 ईस्वी में इसने अपनी लड़ाई लड़ी, अंतिम लड़ाई। और इसने क्या लड़ी कि जब ये भारत से जा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया कि जो हूण थे, हूण, जाट, राजपूत और गुर्जर, ये 3 जातियां थी हूणों में। जाट, राजपूत और गुर्जर 3 जातियां थी। और ऐसे पूछता है कि किस जाति से संबंध रखते थे हूण? किस जाति से संबंध रखते थे? तो बर्बर, कुषाण थे वो। और मैंने की बात किनकी चल रही है? बात चल रही है हूणों की। किस जाति से संबंध रखते थे? बर्बर जाति से रखते थे। और हूणों का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? तोरमाण। हूणों का प्रतापी शासक कौन था? तोरमाण प्रतापी शासक था। और ये जब धन लूट करके ले जा रहा था भारत से, ऐसा मानते हैं कि इस आक्रमण के समय में इसने लगभग 40,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया, मार काट की धन को लूटा। और जब ले जा रहा था तब इन्होंने, किन्होंने? जाटों ने, जाटों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी गई। इनके विरुद्ध इसने एक लड़ाई लड़ी गई। और नाम तो कुछ था नहीं, बस कि इसके विरुद्ध क्या, इन्होंने उससे जाते हुए कुछ सामान को, जो धन था, उसको छीनने का प्रयास किया था। उसके पश्चात इसकी हो जाती है कहानी समाप्त 1030 ईस्वी में। अब ज्यादा इतिहास इसका पूछेगा नहीं, क्योंकि भारत में जन्मा नहीं, भारत में मृत्यु नहीं हुई, भारत में शासन नहीं चलाया, जो जो कारनामे किए उन कारनामों को पूछता है। इसके समय में 4 प्रमुख व्यक्ति थे। एक था अलबरूनी। अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रिहान। अलबरूनी का था, इसका था, हाँ वो इसका था, सही है, इसका था वो अलबरूनी। उसका क्या था फिर देखेंगे इसको? अली अहमद था। हाँ, उसका था अली अहमद। इसका था अबू रिहान। इसका था अबू रिहान और उसका अली अहमद। चचनामा के रचनाकार अबू बकर का मूल नाम अली अहमद और अलबरूनी का मूल नाम अबू रिहान। इसने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद और दूसरी तहकीक ए हिंद। ये पुस्तकें किसकी पुस्तकें हैं? दूसरा व्यक्ति था इसके समय में फिरदौसी। और फिरदौसी की पुस्तक कौन सी थी? शाहनामा। बेहतरीन पुस्तक। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की। एक व्यक्ति था उत्बी और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी किताब उल यामिनी। एक और था फारूकी महमूद, जो इसका दरबारी इतिहासकार था। जो महमूद गजनवी था, ये किस वंश का शासक था? गजनवी यामिनी वंश का। गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी वंश का। और उसने एक उपाधि धारण की थी यामीनुद्दौला।
यामीन उद दौला की उपाधि किसने धारण की? महमूद गजनवी ने। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जाता था इसको? और कहा जाता था बुत सिकन। बुत सिकन, बुत मीन्स क्या होता है? प्रतिमा, और सिकन मतलब तोड़ने वाला। बुत प्रतिमा, सिकन तोड़ने वाला, यानी मूर्ति भंजक, ये उनकी भाषा में है। आपको याद हो कि एक पुस्तक थी पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। और पंचतंत्र भाषा पुस्तक ऐसी है जिस पुस्तक का अभी तक पूरी भारत की ऐसी पुस्तक जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पूरी दुनिया की कौन सी है? तो बाइबिल। लेकिन भारत की कौन सी है? तो पंचतंत्र है। और पंचतंत्र का जो सबसे पहले फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था, महमूद गजनवी के समय में इन लोगों ने किया होगा। और बुत सिकन की उपाधि धारण की। बुत सिकन मतलब प्रतिमाओं को तुड़वाने वाला। किसकी कहानी फिनिश हो गई? महमूद गजनवी की। को कैसा आक्रमणकारी था ये भारत पर तुर्की आक्रमणकारी था। और वो कौन था? अरबी आक्रमणकारी। भाई भारत के मैप में आपको अरब सागर पता है कहाँ है? गुजरात के पश्चिम में, दिखाई दिया कहीं? हाँ। और उसके बाद एक उधर और जाए थोड़ा सा, गुजरात से अरब सागर और थोड़ा चले जाए तो अरब का प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। वहां से आया था वो अरबी आक्रमणकारी। अरबी आक्रमणकारी और अरबी आक्रमणकारी हो गया। और जो ये तुर्की वाला क्षेत्र था, तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? अफगानिस्तान के ऊपर जे देखिए जरा झांक कर, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान दिखाई दे रहे हैं, ईरान, तुर्की, ये सारे जो क्षेत्र हैं, उज्बेकिस्तान ये वगैरह सब, ये किस में लगते थे? पहले ये तुर्क कहलाते थे। वो उधर से आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक दर्रा, एक घाटी है, पर्वत श्रेणी, कौन सी? हिंदुकुश पर्वत। पहाड़ी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत। और उस हिंदुकुश पर्वत में है एक दर्रा, नाम खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। और उस खैबर दर्रे से होते हुए ये भारत में आते थे, मारकूट करके भाग जाते थे। तुर्की आक्रमणकारी भी और ये इधर से अरबी आक्रमणकारी आए। उसके पश्चात ये आक्रमण कौन सा हो गया? पहला। दो आए थे ना तुर्की आक्रमणकारी, तीसरा और भी तो था। तीसरे के बारे में और बताइए जरा, इसको रफ कर लें, बताओ। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन है? महमूद गजनवी है तुर्की आक्रमणकारी। और पहला तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी किस साम्राज्य से आता है? गजनी साम्राज्य से। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलफ्तगीन नामक तुर्क सरदार था, और उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन, और उसका उत्तराधिकारी था गजनवी, महमूद गजनवी या गजनी मिलेगा लिखा हुआ। 998 ईस्वी में शासक बना था। उसने प्रतिज्ञा की थी हर बार एक आक्रमण करूंगा। 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया, 1008 ईस्वी में वहंद के शासक आनंदपाल को हराया, और 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता का मंदिर है? शिव का मंदिर है। 1027 ईस्वी में उसने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसकी ये लड़ाई लड़ी गई। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारकी महमूद ये इसके दरबार में प्रमुख दरबारी कवि हुआ करते थे। अलबरूनी का मूल नाम अबू रिहान था। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी। और तहकीक हिंद अलबरूनी। फिरदौसी की पुस्तक थी शाहनामा, शाहनामा लिखी। और उतबी ने लिखी किताब उल यामिनी। और यामीन वंश से आता था। यामीन दौला की उपाधि धारण की किसने? गजनवी ने। और बुत सिकन भी किसे कहा गया? महमूद गजनवी को। प्रतिमाएं तोड़वाई, मंदिर पर आक्रमण किया तो प्रतिमाएं भी तोड़वाई इसने। उसके पश्चात अगला जो आक्रमणकारी आया, दूसरा आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी, दूसरा तुर्की आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। और जो मोहम्मद गोरी था वो तुर्की आक्रमणकारी कैसे? कि भाई जो साम्राज्य था, ऊपर का साम्राज्य है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे का सारा, तो ये बहुत बड़ा था। उसका जो थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र अफगानिस्तान के पास का वो कहलाया गोर साम्राज्य। गोर साम्राज्य। और उस गोर साम्राज्य का जो शासक था मोहम्मद गोरी, उसने भारत पर बहुत बार आक्रमण करने किए। बट जब उसने भारत पर आक्रमण किया, वर्ष पहला आक्रमण तो उसने किया था 1175 ईस्वी। पहला तो 1175 में किया था। और 1175 ईस्वी में जब उसने आक्रमण किया तो भारत के किस शासक ने उसको परास्त कर दिया? मूलराज द्वितीय। सोलंकी वंश का एक शासक था मूलराज द्वितीय।
उसके पश्चात 1178 ईस्वी में उसने एक लड़ाई और लड़ी, और 1178 ईस्वी में उसको किसने धो दिया? भीम द्वितीय ने। 1178 की लड़ाई में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। इन लड़ाइयों को खैर नहीं पूछता। अब पूछता है एग्जामिनर कि उसने प्रमुख जो लड़ाई लड़ी वो लड़ी 1191 की तराइन की लड़ाई। 1191 की तराइन की प्रथम लड़ाई। और इस तराइन की प्रथम लड़ाई में जो गोरी था हारा था या जीता था? हार गया था ना भाई। जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार धोया ना उसको, 16 बार हराया था पृथ्वीराज चौहान। जीतने वाले को पहले लिखते हैं और हारने वाले को बाद में लिखेंगे। तो गोरी, मोहम्मद गोरी इस लड़ाई को हार गया। लेकिन हरा कितनी लड़ाइयां हारा था वो? 16 लड़ाइयां अकेले पृथ्वीराज चौहान से ही हारा था। लेकिन होता क्या था कि हर बार एक नई ऊर्जा के साथ लड़ने के लिए आता था पृथ्वीराज चौहान से। सब उससे मना करते थे, सेना भी एक बार को मना करने लग गई, घर के भी सब मना करने लग गए। जब हद हुई तब क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने सोचा होगा कि भाई मैंने इसको 16 बार तो हरा दिया, अगर 17 बार फिर हरा दूं, आपको और भी हरा दूं तो अगली बार फिर आएगा, ये हार ही नहीं मान रहा। तो क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने खुद ही हार मानी, ले भाई मैं हारा और तो जीता, ये हुआ। उसके पश्चात कौन सी लड़ाई, क्या कब आया था वो सेना लेकर? किस लड़ाई में उसने हार मानी थी? 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई। और इस लड़ाई में जीता कौन? गोरी। और हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की लड़ाई। और इस लड़ाई को जीतने के पश्चात भारत में हो गई इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना। पूछेगा एक, भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक कौन था? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसबनी वंश का। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो संसबनी वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ऐसा शासक था भारत में जिसने अपने सिक्के नहीं चलवाए थे, बल्कि भारत में जो हिंदू शासक थे पहले इससे जिसको इसने धोया, तो उन शासकों के जो सिक्के प्रचलित थे उन्हीं सिक्कों को अपने साम्राज्य में प्रचलन में रखा था। और उन सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो एग्जामिनर पूछता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक था और सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। उसके पश्चात ये भी तो आक्रमण करने के लिए आया था, इसका उद्देश्य भी शासन वगैरह चलाना नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, धन लूटा, ले गया। गजनवी आया, गजनवी तो पहले ही कह दिया था कि मेरा उद्देश्य शासन चलाना नहीं होगा बल्कि धन को लूटना होगा, उसने पहले ही कह दिया था। गजनवी ने आया, आक्रमण किया, धन लूटा, चला गया। ये भी आया, ये भी कहाँ का शासक था? गौर साम्राज्य का, गौर साम्राज्य का शासक था। लेकिन जब इसने भारत के शासकों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब क्या हुआ कि जो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह इसने कर दिया था अपनी पुत्री से। मोहम्मद गोरी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से किया, अब क्या हुआ? जब कुतुबुद्दीन ऐबक से विवाह किया तो इसने सोचा कि भाई जब विवाह भी कर ही रहे और युद्ध भी जीत, ये क्षेत्रफल भी जीत ही लिया, इनका भूमि भाग, हमने साम्राज्य जीत लिया, तो एक काम ना करें कि पुत्री को ही सौंप दे इस साम्राज्य को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने वो साम्राज्य सौंप दिया। और सौंप करके क्या तरह तो लो आप राजपाट चलाओ यहाँ, ऐसे कह के, और वो चला गया। लेकिन जब आया वो आया वर्ष 1195 के आसपास तो चला गया। फिर वो आया 1205 ईस्वी के आसपास, 1205 ईस्वी में आया। और 1205 ईस्वी में आकर के कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसने छोड़ ही रखा था शासन चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए आया होगा कि हाँ भाई जो मैंने साम्राज्य सौंपा सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और जब देखा तो उसने एक लड़ाई लड़ी खोखरो जनजाति के लोगों के साथ। किसने? मोहम्मद गोरी ने।
वापस आकर के फिर आया, खोखरो जनजाति के लोगों के साथ लड़ाई लड़ी और खोखरो जनजाति के लोगों को इस तरीके से मारा काटा, बड़ी क्रूरता के साथ हरा दिया, बड़ी तरीके से दुर्गति कर दी किनकी, खोखरो जाति के लोगों की। लेकिन क्या गौरी यहाँ साम्राज्य चला रहा है? नहीं, उसको तो फिर वहीं जाना है, साम्राज्य तो अपने वहीं चल रहा है उसका। यहाँ किसको छोड़ गया फिर? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वही कुतुबुद्दीन ऐबक आपको देख रेख करनी है, मैं चला आओ। उसके बाद जब वो जा रहा था मोहम्मद गौरी, 6 ईस्वी की बात है, कब? 1206 ईस्वी को, 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी जब जा रहा तो शाम को नमाज अदा करते समय में रास्ते में देखा इसको खोखरो जनजाति के लोगों ने। पहले थे भाई पूरी सेना के साथ तो नहीं लड़ सकते, कल्ला दो कल्ला मिलेगा तभी देखेंगे, 2-4 सैनिक। और जब ये शाम की नमाज अदा कर रहा था तो खोखरो जाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की वहीं पर कहानी समाप्त कर दी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। हाँ, ये भी लड़ाई इसी की थी। खोखरो के विरुद्ध लड़ाई में एक लड़ाई और इसने प्रमुख लड़ी थी। किस वंश का शासक था ये? संसबनी वंश का शासक था। एक लड़ाई और लिख देते हैं। इसकी एक और लड़ाई थी 1194 की लड़ाई। और 1194 की कौन सी? चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई इसने लड़ी और इस लड़ाई में किसको परास्त कर दिया था? जयचंद को। जयचंद को इसने परास्त कर दिया। एक सब प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किसके समय में की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किसके समय में की थी? जयदेव के समय में की थी, जयचंद के समय में की थी, पृथ्वीराज चौहान के समय में की थी। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? अब तो बता दोगे। पृथ्वीराज चौहान के। अब सुनो जरा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय के तृतीय? द्वितीय नहीं, तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जयचंद किसके दरबारी कवि थे? आंसर अब तो बताओ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तृतीय के याद रखना है। कौन? चंद्रबरदाई। और कौन सी रचना की चंद्रबरदाई ने? पृथ्वीराज रासो की। ये बात आपको याद है। इसकी भी कहानी रहती है समाप्त। और उसके पश्चात आता है भारत में कौन सा वंश? गुलाम वंश, यानी सल्तनत साम्राज्य हो जाती है प्रारंभ। जब मारा गया मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी, तो उसके बाद कौन आया फिर? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के अमीर वर्ग ने अगला उत्तराधिकारी, अगला राजा बना दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कि भाई आपको सौंप कर गए हैं और आप पर तो इतना विश्वास था कि अपनी पुत्री का विवाह भी आपसे कर दिया, आप ही राजा बनोगे। फिर तो मजबूरी बन गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। लेकिन क्या वास्तविक संस्थापक कहलाया? नहीं। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी तराइन की लड़ाई कब हुई? पहली 1191 में। हार गया। कौन हार गया? मोहम्मद गौरी। और किसने हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन दूसरी लड़ाई में 1192 की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1194 ईस्वी में किसको हरा दिया? जयचंद को परास्त किया, जयचंद को। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन गया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम? चंद्रबरदाई। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? पृथ्वीराज रासो। एक पुस्तक के बारे में आप मुझे बताओ। एक पुस्तक का नाम लिखते हैं, द जिगजैग वे। द जिगजैग वे के रचनाकार कौन है? अनीता देसाई। कल भी बताई हो एक पुस्तक तो मैंने आपको। आप मुझे बताओ कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट के रचनाकार कौन थे? जॉन रस्किन। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट के रचनाकार कौन थे? जॉन रस्किन थे। जॉन रस्किन ने। किसने लिखी? टू लाइव्स पुस्तक, ये कल की पढ़ाई होगी, विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के रचनाकार। इन द हेरिटेज ऑफ लॉस किसने लिखी? किरण देसाई।
किरण देसाई के द्वारा लिखी गई। किरण देसाई। बताओ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तुम कहाँ हो? पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर जो पुरस्कार है वो कहां से प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार कहां से प्रदान किया जाता है? कब से शुरुआत हुई थी? 1917 ईस्वी से। और प्रदान किया जाता है यूएसए से। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्रदान किया जाता है कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पत्रकारिता क्षेत्र में शुरुआत इसकी कब से हुई? 1917 ईस्वी से उस पुरस्कार की शुरुआत हुई। आप मुझे बताओ भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यश भारती क्यों होता? बताओ, इतने सारे पढ़ा रखे हैं, उनमें से नाम तो बताओ, चाहे गलती बता दो एक दो। सरस्वती सम्मान है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर क्रोप को। हिंदी भाषा के लिए किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। और जी शंकर क्रोप को कब मिला? जी शंकर क्रोप को कब मिला था? 1965 ईस्वी में। चलो सही। और 1968 ईस्वी में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत ईस्वी को। शुरुआत तो 1961 से ही हो गई थी इस पुरस्कार के ना। सन तो 1961 ही सही करेंगे जब भी एग्जाम में आएगा। अब अच्छा बताओ, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है फिलीपींस की सरकार देती है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। किनको मिला सबसे पहले यह पुरस्कार? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 1958। कब मिला? 1958 ईस्वी को। एक आप मुझे बताओ कि एक रोग होता है लिस्मानिया के कारण। लिस्मानिया के कारण। लिस्मानिया क्या है? लिस्मानिया एक प्रोटोजोवा है। प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा। इसके कारण होने वाला रोग है काला अजार। काला अजार रोग का प्रोटोजोवा क्या है? परजीवी क्या है उसका? लिस्मानिया है। लिस्मानिया। आप बताओ जो काला अजार रोग है वो कैसे फैलता है? सिकता मक्खी के काटने से। सिकता मक्खी से कौन सा रोग होता है? तो काला अजार रोग। और काला अजार रोग, ये सिकता मक्खी को क्या कहोगे? सिकता मक्खी को कहेंगे वाहक। जो उसका परजीवी है, जो उसका जीवाणु है, जो उसका बैक्टीरिया है शरीर तक पहुंचाए, उसको क्या कहते हैं? उसको वाहक कहते हैं। क्या मक्खी से बीमार पड़ता है शरीर? नहीं, मक्खी तो बीमारी को पहुंचाती है, बीमारी के कारक को हमारे शरीर तक पहुंचाती है। बीमार किससे पड़ता है? लिस्मानिया। किस रोग में? काला अजार रोग से। और नींद की बीमारी? एमनोसीमिया। नींद की बीमारी एमनोसीमिया। आपको भैया बताना है कि इसका परजीवी क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? तो ट्रिपैनोसोमा के कारण। आप बताओ जो पेचिस है, पेचिस, पेचिस किसके कारण होती है? पेचिस का परजीवी क्या है? बताओ। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसका परजीवी है? पेचिस का। हेजे का बता रहे हो? हेजे का बताओ क्या है? हेजे, हेजे का विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। हैजे का परजीवी क्या है? विब्रियो कोलेरा। हैजे का परजीवी है विब्रियो कोलेरा। हो गया। हाँ, आगे बताओ क्या पूछा था? हाँ, अमीबा के बारे में आप मुझे बताओ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि जो अमीबा है एक कोशिका जीव है। और अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बता दो। टेंटेकल्स। भूल गए? टेंटेकल्स अमीबा का प्रचलन अंग। सॉरी, किसका बताना था मुझे? अमीबा का। अमीबा का है कूट पादप। टेंटिकल्स लिखा है। टेंटिकल्स किसका है? हाइड्रा का।
कूटपाद, और एक बताया था नालपाद। नालपाद ये है स्पंज का, कूटपाद है अमीबा का, और टेंटेकल्स है हाइड्रा का। आप बताओ कि जो हाइड्रा है ये क्या विशेषता रखता है? इसमें रक्त नहीं पाया जाता परंतु श्वसन क्रिया करता है। और हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिस जीव के काट करके 2-3 टुकड़े बना दो तो नए बन जाएंगे। 2-3 इससे यहाँ से काट दो इसको, नए जीव बन जाते हैं, यानी अमर रहता है। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में। अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में गुणसूत्र की संख्या मैंने बताई आपको? नहीं पढ़ाई। बताओ तो सबसे कम बताई होगी किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र जीवाणु एस्केरिस, नाम भी तो बताना है। एस्केरिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो एस्केरिस है ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में। मनुष्य के आंत में एस्केरिस कहाँ किस पाया जाता है? मनुष्य के आंत में। आंत में कोई विटामिन बनता हो तो बताओ जरा, किस विटामिन का निर्माण आंत में होता है? किस विटामिन का निर्माण आंत में होता है? विटामिन B12। इसे पूछा था लोअर 2 में कि किस विटामिन का निर्माण आंत में जीवाणु के द्वारा होता है? तो आंसर विटामिन B12। विटामिन जो है B12 है, इस विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 की कार्य क्या है? क्या कार्य करता है? किस चीज में योगदान देता है विटामिन B12? बताओ जरा। नई कोशिकाओं के निर्माण में। आरबीसी के निर्माण में कौन सा मदद करता है? आरबीसी के निर्माण में विटामिन B9, फोलिक अम्ल। कौन सा विटामिन शरीर में आरबीसी निर्माण में मदद करता है? तो आंसर विटामिन B9। नाम बताओ रासायनिक? फोलिक अम्ल। ऐसे भी तो पूछता है कि कौन सा विटामिन निमोनिया का कारण है? निमोनिया नहीं, सॉरी, एनीमिया का कारण है। भाई आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया क्या? आरबीसी की कमी, लोहे की कमी, रक्त की कमी क्या है? एनीमिया कहलाती है। एक समिति थी जॉन मथाई समिति, बताओ पहले तो इसको। द जिगजैग वे पुस्तक के लेखक अनीता देसाई। लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग काला आजार, सिक्ता मक्खी से। ट्रैपेनोसोमा के कारण होने वाला रोग नींद की बीमारी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाला रोग पेचिस। किसने लगाया पेचिस की चिकित्सा का पता? पेचिस की चिकित्सा का पता किसने लगाया? जोसेफ लिस्टर ने। पेचिस की चिकित्सा का पता किसने लगाया? जोसेफ लिस्टर ने पेचिस की चिकित्सा का पता। और हैजे की चिकित्सा का पता किसने लगाया? रॉबर्ट कोच ने। बताइए, पेचिस की चिकित्सा का पता जोसेफ लिस्टर और हैजा रॉबर्ट कोच ने। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण। कोई सा मच्छर वगैरह योगदान देता है क्या? बताओ। स्पंज का प्रसरण अंग नालपाद, हाइड्रा का टेंटेकल्स, और अमीबा का प्रसरण अंग ये है। कौन सी समिति बोली थी? जॉन मथाई समिति। जॉन मथाई समिति। बताइए जरा, जॉन मथाई समिति। प्रश्न बोले, प्रश्न ये है कि जो भारत में योजना आयोग है, योजना आयोग का सुझाव यानी प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसकी बातें कर रहे हैं। उसका सुझाव सबसे पहले प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? जॉन मथाई समिति ने। आगे आगे अगला पूछ ले अगर कि भारत में योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? बताओ। नियोगी समिति है, नियोगी समिति है ना, नियोगी समिति। सुझाव किसने दिया प्रस्ताव का? जॉन मथाई ने। और जो बनाया उसको योजना आयोग को, वो किसने तैयार? किसकी बातें चल रही हैं ये? योजना आयोग। योजना आयोग। बताओ कब हुआ, कब था गठन इसका? तारीख भी बताओगे? 15 मार्च 1950 को।
15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का कार्य क्या है? योजनाओं को बनाना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको तैयार करना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के सबसे पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वो कौन बनाए गए थे? गुलजारी लाल नंदा। भाई अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री था बी डी नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। गुलजारी लाल नंदा सबसे पहले कौन? उपाध्यक्ष, याद रखना है। उसके पश्चात इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब? नीति आयोग कब कर दिया गया? गलत बातें बताओगे? नीति आयोग इसका नाम कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कार्य वही है जो योजना आयोग का था, सदस्य वही होते हैं और अध्यक्षता भी वही करता है। एक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है इसमें। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बताइए जरा आप, जो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किसका नाम परिवर्तित हुआ? 1 जनवरी 1995 को किसका नाम परिवर्तित हुआ था? गैट का। भाई जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गैट की बातें कर रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम परिवर्तित हुआ 1 जनवरी वर्ष 1995 को। MDM योजना की शुरुआत भी कब से हुई थी? मिड डे मील योजना, MDM योजना की शुरुआत भी कब से हुई? 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत भी कब से हुई थी? 1995 ईस्वी को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 से हो गई थी। आगे बताओ, आप मुझे बताओ, चर्चित रहेगा जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 से हुई थी कि 1998 से हुई थी? 1998 से हुई थी, 1998 ईस्वी से। और KCC एक और है, क्या लिख दिया मैंने? KCC लिखना, KCC दूसरा वाला किसान कॉल सेंटर, और एक है किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी 2006। KCC किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2006 और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, एक शब्द लिखा है उस पर करेंगे आप विचार, उस पर करेंगे। अच्छा इसी को थोड़ा सा और बताओ, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता तो है योजना आयोग, और पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष भी वही होता है जो योजना आयोग यानी नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। बस इसका कार्य होता है कि जो योजनाएं योजना आयोग ने यानी नीति आयोग ने बनाई हैं वो सही हैं या नहीं है, उनको अनुमोदन करना। इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? योजना आयोग के सभी सदस्य प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य प्लस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। एक शब्द लिखा है उस पर करेंगे आप विचार। बताओ, पहले तो इसी को रफ करते हैं। योजना आयोग का लिए सिफारिश किस समिति ने की? मतलब कि इसको बनाया जाए, जॉन बताइए। और जब बनाया गया तो किसकी सिफारिश? कैसे नहीं होगी, यानी आगे गठन हुआ कब इसका? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग नाम कब हो गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम अनुमोदन करती है इसके द्वारा बनाई गई योजनाओं का। उसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हो गया। नाम कब परिवर्तित हुआ? गैट का WTO में 1 जनवरी 1995 को। मिड डे मील योजना की शुरुआत, दोपहर भोजन योजना 1995 में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2006 ईस्वी को हुई थी। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। चलो आगे बताओ, एक शब्द लिखा है उस पर आपको करना है विचार।
एलिमेंट्री नलिका, एलिमेंट्री नलिका, इसके बारे में बताएंगे क्या जानते हो। एलिमेंट्री नलिका पहली बार सुना है। मानव पाचन तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एलिमेंट्री नलिका के नाम से। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री नलिका के नाम से मानव पाचन तंत्र को जाना जाता है। वैसे आप मुझे बताओ कि मनुष्य के संपूर्ण जो पाचन तंत्र है उसकी लंबाई कितनी है? 32 फीट। संपूर्ण मानव पाचन तंत्र की लंबाई कितनी है? तो 32 फीट। भाई छोटी हाथ की लंबाई कितनी है? 5, बताओ 5.5 मीटर मिलता है। हाँ 5.5 मीटर। और छोटी हाथ की लंबाई, बड़ी हाथ की लंबाई तो हो गई ज़्यादा, बड़ी हाथ की लंबाई है 1.5 मीटर, छोटी हाथ की 5.5 मीटर। ग्रीवा रह गई, ग्रीवा भी तो इसी का हिस्सा है। आमाशय कई पार्टों में बटा हुआ होता है, पढ़ाई मैंने आपको। बताओ अगर एग्जामिनर से पूछेगा कि मानव के शरीर में सबसे ज्यादा जो पाचन है भोजन का वो कहाँ होता है? छोटी हाथ में। मनुष्य के शरीर में अधिकतम पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ किया जाता है? छोटी हाथ में। अधिकतम पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी हाथ में होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि मनुष्य के शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी हाथ में। जल का अवशोषण बड़े हाथ में। अधिकतम पोषक तत्व, अधिकतम पाचन छोटी हाथ में। मानव के पाचन तंत्र का, संपूर्ण पाचन तंत्र का कौन सा वो भाग है जहां कोई पाचन क्रिया होती नहीं है? ग्रसनी में। सबसे कोई पाचन क्रिया नहीं होती कहां? ग्रसनी में। और मुख बता रहे हो आंसर, मुख में होती है या नहीं होती? होती है। आपको याद हो कि जो स्टार्च है, स्टार्च कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च। चावल का जो मांड है उसमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। आलू को अगर काटते रहे तो ऊपर पानी, उसमें स्टार्च पर्याप्त मात्रा में है। और जब भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो मुंह के लार में टाइलिन माल्टोज होते हैं, और ये इसका टाइलिन का कार्य होता है कि भोजन को, स्टार्च को मुंह के अंदर ही पचा देता है। स्टार्च किस में पच जाता है? तो टाइलिन में। मुंह में पच गया वो तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो गई? मुख से प्रारंभ होती है। और फिर पूरा पाचन तंत्र लगा होता है। मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, यहाँ आमाशय हो गया, आमाशय। उसके बाद यहाँ यकृत हो गया, यकृत में लगा होता है पित्ताशय। पित्रस का निर्माण, पित्रस जमा होता है पित्ताशय में, यकृत में बनता है, पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद जाता है आंत, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद बाहर। आगे बताओ पाचन जो तंत्र है, एक ये तो पाचन तंत्र हो गया, एक होता है परिसंचरण तंत्र। सवाल बोल रहे हैं कौन सा वो जीव है जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? रक्त की बात कर रहे हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण। कैचवा लगाओगे आंसर? नहीं। काकरोच किसमें पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है। एक आप मुझे बताओ, एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, इनका कार्य बताइए। ऐसे पूछता है कि कौन सी वो प्रोटीन है जो मांसपेशी के सिकुड़ने में यानी संकुचन में, प्रसार में कार्य करती है। वो प्रोटीन कौन सी है? तो एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कहाँ पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में। भाई ओसिन प्रोटीन अस्थियों में पाई जाती है और मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। और जो मांसपेशियां हैं संकुचन छोटी बड़ी होती रहती हैं, वो इन दो प्रोटीन के कारण होती हैं। आप बताओ प्रोटीन से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती है? होती है। विटामिन से नहीं होती, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन फैट से सबसे ज्यादा होती है 9.2 कैलोरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो फैट से, वसा से। जो प्रोटीन है, प्रोटीन बताइए, जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को क्या कहते हैं?
बॉडी मेकर। प्रोटीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बॉडी मेकर। देह निर्माता, देह निर्माता, बॉडी मेकर किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ जरा। क्या? सहायक आहार कहते हैं। गलत बातें बताओगे। केन शुगर किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। आपको पता है केन शुगर कहते हैं। और एक और प्रश्न पूछेगा कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव किसे माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट आंसर लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। और आपका इसका आंसर दे रहे थे विटामिन। विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन को कहते हैं सहायक आहार। सहायक आहार किन्हें कहा जाता है? तो विटामिन को। किसने खोजा विटामिन को? फंक। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक ने विटामिन को खोजा था। अभी तक लगभग कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं? तो 20 विटामिन। अभी तक खोजे गए विटामिन की संख्या 20 है। और कौन सा वो विटामिन है जिस विटामिन का संचय मनुष्य के शरीर में नहीं होता है? विटामिन सी। किस विटामिन का संचय यानी इकट्ठा नहीं होता मनुष्य के शरीर में? तो सी। और बनता ही कौन सा है? विटामिन B12। अभी बताया साइनोकोबाल्मिन। ए विटामिन ए और बी को किसने खोजा? मैकुलन। विटामिन सी को होलकट, मैकुलन ने कौन कौन से खोजे? ए व बी, ए व बी। और होलकट ने और कौन सा रह गया? हॉपकिंस। होलकट ने विटामिन सी और हॉपकिंस ने विटामिन डी को खोजा। ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।